हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहां पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं बाल विकास के भाग 9 से। पहला प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पे हम। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह किसका अनुगमन करता है? किसका अनुगमन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। आइए समझेंगे इसके बारे में। जीन पियाजे ने विकास के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि विकास एक निरंतर होने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो दुनिया के प्रत्येक बालक में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में पाई जाती है। अपने विकास सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक का विकास बाल्यावस्था और किशोरावस्था में तीव्र गति से होती है, जबकि शैशवावस्था में कम विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पहले शैशवावस्था आती है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। आइए और समझते हैं इसके बारे में। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यह क्रम है क्रमशः पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसमें शैशवावस्था का काल 1 से 5 वर्ष तक का, बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष तक का, किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष तक का और प्रौढ़ावस्था का काल 21 से 60 वर्ष के बीच होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 वर्ष। आइए और समझते हैं इसके बारे में। 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इस आयु की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, सामाजिकता का अधिकतम विकास। दूसरा, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास। तीसरा, मित्र बनाने की प्रबल इच्छा। और चौथा, समूह प्रवृत्ति का विकास। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है। ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? लिखा सही है, तो दोनों सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आइए और पढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा है जो बच्चों के विकास और व्यवहार पर केंद्रित होता है। इसमें बालकों के व्यवहार, स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही यह बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सही सुमेलित कीजिए, अर्थात मिलाइए सूची 1 को सूची 2 से। पहला, बाल मनोविज्ञान, यह किससे संबंधित है? बालकों के व्यवहार का अध्ययन, ये कहलाता है बाल मनोविज्ञान, अर्थात ए का होगा ऑप्शन नंबर 4। दूसरा, निरंतरता का सिद्धांत, ये है विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, निरंतरता का सिद्धांत, तो बी का होगा ऑप्शन नंबर 3। वैयक्तिक भिन्नता, इसका सही आंसर होगा
बालकों में विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और लास्ट है एकीकरण का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? शरीर के अंगों को एक साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि निरंतरता का सिद्धांत विकास प्रक्रिया के संदर्भ में है, जो जीन पियाजे के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत बालकों की विविधता की बात करता है, जिसमें प्रत्येक बालक विविध बौद्धिक शारीरिक क्षमताओं वाले होते हैं। एकीकरण का सिद्धांत शरीर के अंगों को समग्र रूप एकीकृत होते हुए किसी कार्य को संपादित करने के संदर्भ का पालन करता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बालकों के आनुवांशिक गुण उनकी वृद्धि एवं विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा, आनुवांशिक गुणों के निर्धारण में गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो क्या पूछा है? ये उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। आइए पढ़ते हैं। किसी भी बालक का विकास बाह्य और आंतरिक कारकों का सामूहिक परिणाम होता है। आंतरिक कारकों में आनुवांशिक कारक प्रमुख होते हैं, जो बालक की शारीरिक क्षमता एवं कदकाठी, बालों के रोग, आंखों के रंग और आकार आदि को प्रभावित करते हैं। ये आनुवांशिक गुण बालक को उनके माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। इनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का प्रमुख माध्यम गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम पर मौजूद जीन होते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? आनुवांशिक संचरण। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। आनुवांशिक संचरण सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सामाजिकरण मुख्यतः सीखने की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को सामाजिक भूमिका निभाने हेतु योग्य बनाती है। इस प्रक्रिया में मूल्यों व विश्वासों का अर्जन, कौशलों का अर्जन एवं एक संस्कृति की रीतियों व मापदंडों को सीखना आदि शामिल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? उद्दीपन के मुकाबले में हीनता स्तर पर। आइए और समझते हैं इसको। एरिक एरिक्सन ने मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारकों की भूमिका को स्वीकार किया है। इसलिए उनके सिद्धांत को व्यक्तित्व के मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एरिक्सन ने मानवीय प्रकृति में 3 तत्वों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। पहला पूर्णतावाद, दूसरा पर्यावरणीयता और तीसरा परिवर्तनशीलता। उन्होंने अपने सिद्धांत में उद्दीपन के मुकाबले हीनता पर सर्वाधिक बल दिया है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सामाजिकरण की निष्क्रिय, तो इसमें हम देखते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय ऑप्शन नंबर डी। आइए और समझते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और अपना विकास करता है। समाज के बिना उसका विकास असंभव है तथा वह समाज की परंपराओं, विचारों, रहन सहन के तरीकों को अपनाता है। उसके सामाजिकरण में स्वास्थ्य, क्लब परिवार व इको क्लब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक एरिक एरिक्सन हैं। इसके अनुसार मानव का पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है।
प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। उनके अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती है, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पे, लॉरेंस कोहनबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसको ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्तर पहला 1। आइए और समझते हैं। कोहनबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने अपनी इन 6 अवस्थाओं को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। आइए और समझते हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है जिसे निकटतम विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने से बड़े वयस्क तथा ज्ञानी व्यक्ति एवं समवयस्कों के संपर्क में आकर चिंतन व व्यवहार की संस्कृति के अनुरूप तरीके सीखते हैं। वाइगोत्स्की जानते हैं कि बच्चे को इस क्षेत्र में रहने का अवसर मिलने पर उसके व्यक्तिगत अधिगम में बढ़ोतरी होगी तथा वे सीखने को लेकर ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए अर्थात सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पहला है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक किससे संबंधित है दोस्तों? प्लेटो। किससे संबंधित है? प्लेटो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा है एमिल एंड एजुकेशन। तो ये किससे संबंधित है? रूसो। तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा 4। द स्कूल एंड सोसाइटी, ये संबंधित है जॉन डीवी। सही आंसर है 1। संख्या विधि, तो इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती। आइए और समझते हैं, लेकिन यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए और समझते हैं इसके बारे में। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं, जबकि एमिल एंड एजुकेशन नामक पुस्तक रूसो ने लिखी थी। इसी तरह द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक जॉन डीवी हैं और संख्या विधि पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन, इसका मतलब है सभी बच्चों को समान शिक्षा पाने का अधिकार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। सभी प्रकार के विभेदों को मिटाकर समाज के सभी वर्गों को एक शिक्षण पद्धति में शामिल करना समावेशन कहलाता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जाता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जाता है कि लोकतंत्र को स्थायी बनाने में वह लोगों को एक साथ ला सकें। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। और समझते हैं इसको। जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने की समस्या ही सामाजिक समस्या को जन्म देती है। इसके अंतर्गत सृजनशीलता को पोषित होने का अवसर नहीं मिलता, साथ ही स्वस्थ परिवेश का अभाव एवं विद्यालय की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित होना आदि सामाजिक रूप से वंचित होने की अन्य समस्या है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? पहला चित्र पूर्ति परीक्षण, सही है। दूसरा वृत्त परीक्षण, ये भी सही। तीसरा टीन के डिब्बे का परीक्षण, ये भी सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए समझते हैं। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें
वह पहले से ना जानता हो। सृजनशील बालक के इन गुणों की पहचान के लिए चित्रपूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण एवं टीन के डिब्बे का परीक्षण प्रमुख परीक्षण है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, बच्चे की जिज्ञासा कैसे शांत करनी चाहिए? तो कैसे शांत करनी चाहिए? तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो उसी समय। आइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए और समझते हैं। NCF 2005 की नीति के अनुसार जिज्ञासु बालक सृजनशील होते हैं। इनके विचार देश की समृद्धि में योगदान देने वाले होते हैं। अतः ऐसे बालकों के प्रश्नों के उत्तर तत्काल देने चाहिए ताकि उसकी प्रतिपुष्टि प्राप्त की जा सके। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निगमनात्मक तर्कणा में कौन शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। आइए और समझते हैं इसको। तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, निगमनात्मक तर्कणा कहा जाता है। जैसे सभी मनुष्य नश्वर हैं, मोहन आशीष का पिता है। इस तरह की तर्कणा का उपयोग मानव व पशु दोनों द्वारा किया जाता है। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर ज्ञान का आवर्धन किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सीखना। व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे कहते हैं सीखना। आइए और पढ़ते हैं, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे सीखना कहा जाता है। सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह सार्वभौमिक चरणों का पालन करती है जिसके अंतर्गत ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कठिन से सरल की ओर, सामान्य से विशिष्ट या विशिष्ट से सामान्य की ओर आदि आते हैं। इन सभी चरणों में अधिगम कार्यरत होता है तथा यह प्रत्येक अवस्था में स्थायी परिवर्तन को जन्म देती है। आइए आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं, डाल्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? डाल्टन विधि का प्रतिपादन हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। डाल्टन विधि का जन्म डाल्टन नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे डाल्टन विधि कहते हैं। इस विधि के जनक हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। इस विधि की कार्यप्रणाली है कार्य का ठेका, निर्दिष्ट कार्य, कार्य की इकाई आदि। इसे प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। इसमें बालक को प्रत्येक कार्य को करने की स्वतंत्रता होती है। दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन का आंसर बताता हूं वो लिखा भी हुआ है। मैं चाहता तो आंसर्स बोल सकता था बिना आपको दिखाए हुए, लेकिन मैं चाहता हूं जहां भी आपको सुनने में कठिनाई आ रही हो, समझने में कठिनाई आ रही हो, तो वीडियो को पॉज करें और खुद उस उत्तर को पढ़ें और समझें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।